अस्सलाम वालेकुम। आई होप काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। आज जैसे कि हमारी 5th क्लास है, हाफ कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाफ जो है अब हम कवर करेंगे। आज जो पढ़ना है वो स्ट्रेस एंड ट्रॉमा रिलेटेड स्पेक्ट्रम। अब ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर हम स्ट्रेस को भी डिस्कस करेंगे, हम ट्रॉमा को, निगलेक्ट, अब्यूज़, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इसकी वजह से हमारा वो जो पर्सन है या इंडिविजुअल है उसमें किस किस्म के इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, उसके बिहेवियर पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहे हैं और किस किस्म के उस पर इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं स्ट्रेस और ट्रॉमा को फेस करते हुए। सबसे पहले हम ये समझ लें कि स्ट्रेस क्या है और ट्रॉमा क्या है। स्ट्रेस इज़ अ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल प्रेशर और डिमांड। किसी भी किस्म के कोई एक्सटर्नल प्रेशर, कोई डिमांड, कोई ऐसी नीड जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं और वो रिस्पॉन्स हमारा नॉर्मल नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं कि स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, ये एक एक्सटर्नल हमारे पास प्रेशर है ना, तो इसकी वजह से हम स्ट्रेस में चले गए। ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा हम कहते हैं किसी भी शदीद सदमे को। अब वो किस वजह से हो सकता है? वो किसी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है, वो निगलेक्ट की वजह से हो सकता है, वो अब्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, बहुत से उसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि आप शदीद सदमे में चले जाते हैं और एक ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है कि जिसमें पर्सन जो है उसकी वो अपने कोपिंग एबिलिटीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने इस कंडीशन से कैसे निकलना है। फॉर एग्जांपल अ कार एक्सीडेंट, इसमें समटाइम्स जो है वो पर्सन ने खुद कार एक्सीडेंट फेस किया होता है या किसी और का कार एक्सीडेंट उसने देख लिया है, उसकी वजह से भी लोग क्या होते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं। अब हमारे पास इस स्पेक्ट्रम में 6 डिसऑर्डर्स हैं। पहले हमारे पास 5 थे, लेकिन DSM-5 TR में क्या हुआ कि एक डिसऑर्डर जो है वो ऐड हो गया। आज हम पहले 3 डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जिसमें रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर है, डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर है और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है। सबसे पहले हमारे पास आता है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। अब ये डिसऑर्डर जो है ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें चिल्ड्रन क्या करते हैं कि वो अपने केयरगिवर से या पेरेंट्स से है प्रॉपर अटैचमेंट जो है फॉर्म नहीं कर पा रहे होते, या किसी भी किस्म का इमोशनल बॉन्ड जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहे होते। ये डिसऑर्डर हमारे पास चिल्ड्रन में ही कॉमन होता है, चिल्ड्रन में ही प्रिवेल किया जाता है। इसकी रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं, या तो पेरेंट्स की तरफ से, केयरगिवर्स की तरफ से सीवियर निगलेक्ट, चाइल्डहुड अब्यूज़ भी हो सकता है। उसी वजह से क्या होता है कि इमोशनल विड्रॉल होते हैं। बच्चे जो हैं इमोशनली, जो इमोशनल अटैचमेंट है वो अपने पेरेंट्स या केयरगिवर के साथ नहीं डेवलप कर पा रहे होते, किसी किस्म की जो है अटैचमेंट शो नहीं कर पा रहे होते और वो उनसे अटैच नहीं हो पा रहे होते। फॉर एग्जांपल एक 4 साल का बच्चा है और वो फोस्टर केयर पे है, यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके रियल पेरेंट्स नहीं हैं। अब वो क्या कर रहा है कि अपने केयर गिवर से ना तो आई कांटेक्ट कर पा रहा है और उसे किसी भी किस्म की कंफर्ट जो है वो फील नहीं हो रहा अपने केयर गिवर से। और जब भी वो परेशान होता है या हर्ट होता है, इवन दो के केयर गिवर जो है वो उसे केयर देता भी है, लेकिन वो कंफर्ट जो है वो फील नहीं कर पा रहा होता। और उसके रिस्पॉन्स में वो क्या करता है, एक तो अटैचमेंट शो नहीं कर रहा, दूसरा क्या कर रहा है कि जो बच्चा है वो इरिटेबिलिटी शो कर रहा है, चिड़चिड़ापन है, वो केयर गिवर के साथ अटैच होना ही नहीं चाहता। और उसकी कोई रीज़न नहीं होती, वो क्लियर कॉज क्योंकि बच्चा होता है तो वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा पा रहा होता है कि मेरा रीज़न है, मैं क्यों अपने पेरेंट्स के साथ जैसे नॉर्मल बच्चे जो हैं उठते हैं फिजिकली वही जो होते हैं वो उनसे अटैच होते हैं, तो बच्चे के पास कोई ऐसी कॉज नहीं होती। हालांकि साइकोलॉजिस्ट जो हैं उसको डायग्नोस देख हम देखेंगे किसी के उनको तो नेगलेक्ट फेस किया होता है उस बच्चे ने, या चाइल्डहुड अब्यूज़ या और कंडीशन की वजह से बच्चे में फेल कर रहा होता है। अब हमारे पास इस डिसऑर्डर की 2 टाइप्स आती हैं। पहली टाइप तो में कैरेक्टराइज बाय इमोशनल विथड्रॉल, यानी कि इमोशनल अटैचमेंट जो है वो केयर गिवर के साथ नहीं कर, या तो वो बिल्कुल एक बच्चा जो सीक कंफर्ट फ्रॉम अ पेरेंट आफ्टर फॉलिंग, यानी कि एक बच्चा जो है वो गिर जाता है, लेकिन अब जब बच्चे गिर तो उनकी कोशिश नहीं आए या वो जो है, लेकिन ये बच्चा जो है जब पेरेंट्स जो है वो उठा रहे हैं, चुप करवा रहे हैं, तो वो किसी भी किस्म की उसको जो है इमोशनल फीलिंग्स जो है वो डेवलप नहीं होती। सेकंड टाइप क्या है, डिसइनहिबिटेड। इसमें बच्चा क्या करता है कि
अपने पेरेंट्स के अटैचमेंट वो डेवलप नहीं है कि से वो जो कि नॉर्मल से नहीं हो, वो उनके साथ करना शुरू कर देता है। और एक बच्चा जो है में गया है किसी भी, वो किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठ गया है, उनके घुटनों पे सर रख दिया है और उसे लग रहा है कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरे लिए सेफ प्लेस है। और वो बच्चा अब उस बंदे को जानता नहीं है, यानी कि इतनी कंडीशन जो है वो सवेयर हो जाती है। डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या है हमारे पे? अटैचमेंट बच्चा जो है अपने केयर गिवर्स के साथ शो ही नहीं कर रहा, या अगर शो कर रहा है तो बहुत ही कम कर रहा है। लैक डेवलप्ड अटैचमेंट बिहेवियर जैसे कि अपने केयर गिवर के साथ बात करना, केयर गिवर के साथ खेलना, कुछ चीज़ डिस्कस करना, किसी किस्म का अटैचमेंट बिहेवियर लग नहीं रहा होता कि ये बच्चा जो है ये इन्हीं केयर गिवर के साथ है या इन्हीं पेरेंट्स के साथ है, वो इतने स्ट्रेंजर्स की तरह तरीके से रह रहा होता है। मिनिमल रिस्पॉन्स टू कंफर्ट एफर्ट बाय केयर गिवर्स, यानी कि केयर गिवर्स जो है वो एफर्ट पुट कर भी रहे हैं, फिर भी बच्चे का रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं होता, वो बिल्कुल ही इमोशनली नम हुआ होता है अपने केयर गिवर्स की तरफ। डिमिनिश्ड एक्सपीरियंस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। अब क्या है कि पॉजिटिव इमोशन है, किसी किस्म की हैप्पीनेस नहीं है, किसी किस्म की खुशी महसूस नहीं कर रहा होता, और हर वक्त डरा डरा रहता है या उदास रहता है। जिसपे नेगेटिव इमोशन, अगेन वो क्या कर रहा है कि या तो वो अपने केयर से है, या वो उदास है, या उसे किसी किस्म का गुस्सा है, उन पे इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ा विदाउट एनी कॉज। और हम साइकोलॉजिकल कॉज देखते हैं कि या तो नेग्लेक्ट या अब्यूज की वजह से वो कर रहा होता है, लेकिन फॉर द उस टाइम पीरियड में ऐसा कोई कॉज नहीं होता है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती, लेकिन फिर भी बच्चा क्या कर रहा होता है, वो उदास होता है, वो चिड़चिड़ापन शो कर रहा होता है। एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं कि डेवलपमेंटल डिलेज। अब वो बच्चा जो कि अपने केयर गिवर्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ या जो भी लोग उससे जो है उसके जो गार्डियंस हैं उनके साथ वो क्या कर रहा है, बातचीत नहीं कर रहा, किसी भी किस्म की अटैचमेंट नहीं है उसे, तो क्या कहता है, एक तो कॉग्निटिव डिलेज आ जाते हैं। बच्चे के चाइल्डहुड में ही कॉग्निटिव फंक्शन है अच्छे तरीके से बच्चा क्योंकि बात नहीं कर रहा, तो वो सीख नहीं रहा कि उसने आप बात कौन से लफ्ज़ बोलने हैं, कौन से नहीं बोलने, तो यहाँ पर लैंग्वेज डिले भी आ गई। उसके अलावा क्या आते हैं जो साइंस इसके साथ हम देखते हैं, वो ये होता है कि तो मॉल न्यूट्रिशन है कि प्रॉपर केयर नरिशमेंट बच्चे को नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से बच्चे की हेल्थ भी पुअर केयर है। सिवियर साइंस ऑफ निगलेक्ट, समटाइम को देखा ही नहीं जाता, जैसे उसकी ये क्या हो गए सोशल तो अब टाइम मंथ्स, यानी कि ये डायग्नोज है तो वो बच्चे की जो एज है 9 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए और 5 ईयर से कम होनी चाहिए, इसके बिटवीन में। समटाइम्स क्या होता है कि जो सोशल निगलेक्ट की कंडीशंस हैं वो फर्स्ट मंथ में ही पता चल जाती है, जब बच्चा जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता अपने केयर गिवर्स की तरफ या अपने जो है पेरेंट्स की तरफ जो भी उसे पाल रहे। प्रोग्नोसिस क्या है? रिकवरी पॉसिबल विद नॉर्मेटिव केयर गिविंग। अगर तो डायग्नोज हो जाए और उसको प्रॉपर केयर जो है और नरिशमेंट पेरेंट्स की तरफ से प्रॉपर मिलना शुरू हो जाए, रिकवरी पॉसिबल है। अगेन साइंस में परसिस्ट इनटू एडोलेसेंस। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड में यानी कि 5 साल तक बच्चे की कंडीशन यही रहे और डायग्नोज भी ना हो और उसको प्रॉपर केयर भी ना मिले, तो ये साइंस जो है हमें एडोलेसेंस में भी देखने को मिलते हैं, यानी कि बच्चे जो है वो अटैचमेंट शो नहीं कर पा रहे होते, और समटाइम्स ये बच्चे जब अडल्टहुड में अपने हैं तो शो करने में बहुत ज़्यादा इशू होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिस्क एंड प्रोटेक्टर्स। सिवियर निगलेक्ट है, लैक ऑफ प्रॉपर केयर गिवर है, निगलेक्ट की वजह से भी हो सकता है। अटैचमेंट ड्यूरिंग अर्ली के इन्फेंसी का नहीं की गई, इसकी वजह से बच्चा रिस्पॉन्स में उनसे इरिटेबिलिटी शो कर रहा है, सैडनेस है और फियर शो कर रहा है। अदर फैक्टर्स क्या है? मल्टीपल चेंजेस इन केयर गिवर। अच्छा, एक और फैक्टर जो इसके साथ होता है वो ये होता है कि सम टाइम बच्चों को जो है वो केयर गिवर चेंज हो रहे होते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसको इन्फेंसी के टाइम पीरियड में ही पहले पेरेंट्स ने कुछ अर्सा कुछ महीने रखा, फिर
नाना नानी के पास भेज दिया, फिर दादा दादी के पास भेज दिया, या किसी और के पास भेज दिया, डे केयर सेंटर में भेज दिया। तो इसकी वजह से क्योंकि उससे चेंज हो रहा है, कि इन्वायरमेंट चेंज हो रही है इन्फेंसी के टाइम पीरियड में, तब ये कंडीशन भी प्रिवेल करना शुरू हो जाती है। फंक्शनल इम्पेयरमेंट क्या है कि अगेन जब बच्चा जो है वो पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट शो नहीं कर रहा, तो वो जब अपने एडल्ट्स और पीयर्स के साथ जो उसके रिलेशनशिप है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। वो उनके साथ भी किसी किस्म के अच्छे और हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पाता। प्रेवलेंस क्या है कि हमारे पास रेयर इन जनरल पॉपुलेशन, ऑब्वियसली जब बच्चों को केयर और नरिशमेंट प्रोवाइड की जाती है जनरली, लेकिन जब हम इस डिसऑर्डर के सारे सिम्टम्स देखते हैं तो वो बहुत रेयर है। मोर निगलेक्ट, यानी कि वो बच्चे जिन्हें स्वेयर निगलेक्ट का सामना करना पड़ता है, पेरेंट की तरफ से बिल्कुल भी केयर नरिशमेंट या केयर गिवर की तरफ से नहीं मिल रही होती, उन बच्चों में ये डिसऑर्डर कॉमन होता है। और उसके अलावा फ्रीक्वेंट केयर चेंज इन केयर गिवर, अगेन जब उनके केयर गिवर बार बार चेंज हो रहे होते हैं, उन बच्चों में भी कॉमन है। और इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स, यानी कि वो बच्चे जिन्हें डे केयर सेंटर में डाल दिया जाता है, या ऑर्फन एज में जो बच्चे ऑर्फन एज हाउस में जो उन बच्चों के साथ भी ये कंडीशन जो है वो कॉमन होती है। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे जो कि निगलेक्टेड हैं उनमें ये कंडीशन पर ये डिसऑर्डर जो है प्रिवेल करेगा। अब वो बच्चे जो कि निगलेक्ट का सामना करते हैं उनमें 10% से भी कम चांसेस होते हैं कि ये वाला डिसऑर्डर जो है वो आ जाए और वो उसके सिम्टम्स जो है वो फेस करें। नेक्स्ट हमारे पास कॉमोडिटी है। वो बच्चे जो कि अटैचमेंट शो नहीं कर रहे, उनमें कॉग्निटिव जाएंगे, लैंग्वेज डिले जाएंगे, जो कि हमने डिस्कस मेडिकल कंडीशन। अगेन मॉल बच्चा बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा और उसकी सेहत, उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। इंटरनलाइजिंग सिम्टम्स क्या है कि एंजाइटी और डिप्रेशन भी आ जाएगा। जब बार बार बच्चा देख रहा है कि वो उसे निगलेक्ट का सामना करना पड़, या उसने जो है वो ट्रॉमा डेवलप कर लिया है किसी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से, वो एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ भी चला जाएगा, अपनी ज़िंदगी इसको पार्ट बना लेगा। मैंने जो है अटैचमेंट शो नहीं करनी अपने पेरेंट्स से या अपने केयर गिवर से। इंक्रीज किया है कि हमारे पास एडोलेसेंस में जाते हैं, क्योंकि उन्हें अटैचमेंट एक कमी है, तो वो कहीं ना कहीं फिर अपने एडोलेसेंस में जाकर वो कमी वो महरूमी पूरी करने के लिए या तो वो सब्सटेंस यूज़ करना शुरू कर देते हैं, या समटाइम्स क्या होता है कि वो उस महरूमी को एज लेते हैं और अर्ली स्टेज में उनका जो है वो ट्रॉमा PTSD वो अटैचमेंट रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। अगेन जब वो एडल्टहुड में जाते हैं और वो रिलेशनशिप्स में जाते हैं, वहाँ उन अटैचमेंट शो करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। अच्छा, अब एक जो चीज़ इस डिसऑर्डर के साथ है वो ये है कि समटाइम्स कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। अब कल्चर्स ऐसे हैं कि जिनमें बच्चों को है क्लोज फिजिकल कांटेक्ट जो है वो दिया जाता है, समटाइम्स नहीं दिया जाता। जैसे कि हमारे यहाँ जो है वो बच्चों को साथ ही रखा जाता है इन्फेंसी टाइम पीरियड में, या इवन 5 साल की उम्र तक बच्चों को पेरेंट्स जो होते हैं या जो अम्मी होती हैं वो बच्चों को अपने साथ ही रखते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि वो बच्चे को बहुत ही छोटी एज में, यानी कि वो बच्चा गोद में भी होता है तो वो क्या करते हैं कि बच्चे को या उसका जो बेड जो है वो सेपरेट कर दिया, या उसका जो है रूम सेपरेट कर दिया। तो समटाइम इस कंडीशन की वजह से भी ये डिसऑर्डर आ जाता है। और ये कल्चर इन्फ्लुएंसेस जो हैं इसको देखते हुए हम देखते हैं डिसऑर्डर जो है वो प्रिवेल कर रहा है या नहीं। स्पेशल केसेस क्या हैं कि रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट चिल्ड्रन, वो बच्चे जो कि महाजिर होते हैं, यानी कि कहीं पर जंग हो गई है या कोई ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है उसकी वजह से उन्हें माइग्रेट करना पड़ा, तो उसमें उन्होंने जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया होता है और जो उन्होंने अनहेल्दी कंडीशन फेस की होती है, उसकी वजह से भी बच्चे प्रिवेल करना शुरू कर देते। चिल्ड्रन विद फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, अगेन जहाँ पर वॉर की सिचुएशन चल रही होती है उसकी वजह से फैमिली डिस्प्लेस होगी। समटाइम्स क्या हो गया है कि कोई ऐसी हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने केयर गिवर के साथ उन्हें एक स्टेबल मिल रही होती, उसकी वजह से भी अटैचमेंट में डिफ़िकल्टीज आती हैं और ये कंडीशन जो है फेस करना शुरू कर देते हैं। इटियोलॉजी हम देखते हैं कि पहले तो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, ब्रेन डेवलपमेंट इश्यूज, क्रॉनिक स्ट्रेस या अर्ली ट्रॉमा। अगर तो बच्चे को इन्फेंसी में किसी किस्म का बहुत सीवियर स्ट्रेस या कोई ऐसा ट्रॉमा हो उसने फेस किया हो, फॉर एग्जांपल ब्रेन इंजरी भी हो सकती है या कोई और
उसने ट्रॉमा फेस किया, उसकी वजह से भी हमारे पास अटैचमेंट जो है अटैचमेंट डेवलप करने में इश्यूज आ जाते हैं। जेनेटिक वल्नरेबिलिटी भी है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि अगर पेरेंट्स में हमारे पास ये इश्यू है तो अगेन वो ट्रेस जो हैं वो चिल्ड्रन में भी चले जाएंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं कि स्ट्रेस एंड ट्रॉमा है, अगेन निगलेक्ट की वजह से, चाइल्डहुड अब्यूज की वजह से, या इमोशनल डेप्रीवेशन की वजह से, यानी कि इमोशनल अटैचमेंट जो है वो बच्चे को मिल ही नहीं रही, तो वो उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, इरिटेबिलिटी शो करता है, सैडनेस शो करता है, फियर शो करता है। लैक ऑफ कंसिस्टेंट केयर गिविंग, यानी कि प्रॉपर केयर जो है उसे नहीं मिल रही। समटाइम बच्चे को केयर मिल जाती है पेरेंट्स की तरफ से, समटाइम फिर वो बच्चे से जो है वो दूर हो जाते हैं। ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को छोड़ के कहीं और चले गए हैं और बच्चों को किसी और के हवाले करके चले गए, तो फिर वहाँ पर गैप आ गया है, केयर नहीं मिल पा रही, पेरेंट्स की तरफ से नरिशमेंट नहीं मिल पा रही। वहाँ पर भी हमारे पास ये देखते हैं कि ये कंडीशन प्रिवेल करना शुरू हो जाती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं कि सिवियर निगलेक्ट, चिल्ड्रन रेज्ड विदाउट कंसिस्टेंट इमोशनल वार्मथ एंड फिजिकली आर एट हायर रिस्क। अब क्या होता है कि अगर तो बच्चे को सिवियर निगलेक्ट का सामना करना पड़ रहा है कि वो उस बच्चे को अवॉइड किया जा रहा है, उस बच्चे को उसकी बात नहीं सुनी जा रही। समटाइम्स बच्चे जो छोटी छोटी बातें कर रहे होते हैं ना कि ये हो गया पेरेंट नहीं है, और तो बच्चे में ये कंडीशन आ जाती है कि मेरी तो बात सुनी नहीं जा रही, उसमें डाउट की कंडीशन आ जाती है। फिर बच्चा क्या करता है कि वो उसे लगता है कि ये लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं, तो वो अपने अंदर ही अंदर ये कंडीशन डेवलप करना शुरू कर देता है कि ये लोग जो हैं ये मेरे अपने नहीं हैं, और एज अ स्ट्रेंजर उनके साथ रहना शुरू कर देता है। इंस्टीट्यूशनल रेयरिंग के समटाइम्स जो है वो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जैसे ऑर्फन एज है, उसमें बच्चों को रखा गया है, तो ऑर्फन एज में बच्चों को प्रॉपर केयर नहीं मिल रही, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रही, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और केयर गिवर्स जो हैं वो बहुत कम हैं। तो इसकी वजह से हर बच्चे को उतनी केयर नहीं मिल रही जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। इसकी वजह से एनवायरमेंटल ये फैक्टर हमारे पास सामने आता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखें तो क्राइटेरिया ए है कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इनहिबिटेड इमोशनली विथड्रॉन बिहेवियर, यानी कि कंसिस्टेंटली बच्चा जो है वो कोशिश कर रहा है कि मैंने भी किसी भी किस्म के इमोशनल अटैचमेंट जो है वो डेवलप नहीं करनी अपने जो है एडल्ट केयर गिवर से। द चाइल्ड रेयरली और मिनिमली सीक्स कंफर्ट व्हेन डिस्ट्रेस, यानी कि अगर तो बच्चा परेशान है तो उसे कंफर्ट या तो मिलेगा ही नहीं, या मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। द चाइल्ड रेयरली और मिनिमली रिस्पॉन्ड टू कंफर्ट। अब क्या है कि बच्चे को रिस्पॉन्स मिलता भी है केयर गिवर्स की तरफ से, तो उसका जो रिएक्शन है वो मिनिमल होगा या रेयरली होगा। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है, एक बच्चा क्या हुआ कि उसके पास एक खिलौना है और वो टूट गया है। अब बच्चा क्या करता है कि बजाय अपने केयर गिवर के पास जाने के वो किसी कॉर्नर पर जाकर रोना शुरू कर देगा, यानी कि उसने कंफर्ट जो है वो ट्राई नहीं किया कि मैंने जो है अपने पेरेंट्स के पास जाना है और वहाँ से कंफर्ट सीख करना है। ये कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि अब जब उसके पेरेंट्स आते हैं और उसे उस टाइम वो खुश करने की कोशिश करते हैं, तो वो किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो नहीं करता और बिल्कुल इमोशनली नम हो जाता है, और किसी भी किस्म की इमोशनल अटैचमेंट जो है वो अपने केयर गिवर की तरफ शो नहीं करता। क्राइटेरिया बी क्या है, परसिस्टेंट सोशल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी कि कंटिन्यूसली सोशल और इमोशनल डिस्टर्बेंस होनी चाहिए बाय एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग। एक, मिनिमल सोशल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू अदर्स, ना सिर्फ केयर गिवर्स की तरफ बल्कि और लोगों की तरफ भी उसकी सोशल और इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो बहुत कम होने चाहिए। लिमिटेड पॉजिटिव अफेक्ट, यानी कि पॉजिटिव इमोशन जो है वो बहुत कम होने चाहिए। एपिसोड ऑफ अनएक्सप्लेन इरिटेबिलिटी, अब इसमें क्या है कि समटाइम कोई बच्चा जब है वो चिड़चिड़ापन शो कर रहा है या वो डर रहा है, अब ये एपिसोड आनी चाहिए और इसमें क्या होगा कि किसी भी किस्म की कोई थ्रेटनिंग कंडीशन ना हो, कोई नॉर्मल कंडीशन हो, लेकिन बच्चा उसमें डर रहा हो अपने केयर गिवर से, या वो परेशान हो, या वो चिड़चिड़ापन शो कर रहा हो। The child has experienced a pattern extreme of insufficient care as evidenced by at least the following. तो होना चाहिए deprivation, lack of having basic emotional needs, basic emotional needs बच्चे को केयर और नरिशमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हो। Repeated changes of primary caregivers, अब क्या है अगेन बच्चा जो है केयर की तरफ चला गया, वो
ऑर्फनेज में चला गया है, तो उसकी जो है केयर गिवर इनवाइल्व है। rearing in unusual setting that severely limit opportunity। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया क्या एक्सप्लेन करता है कि चाइल्ड टू केयर रेशियो, कि अगर बच्चा जो है किसी इंस्टीट्यूशन से उसको वो कम एज कम्पेयर टू चाइल्ड, यानी कि बच्चे ज़्यादा तादाद में है 200 और केयर गिवर्स जो है वो वहाँ पर या 30 को प्रॉपर केयर जैसे एक बच्चे को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। क्राइटेरिया डी क्या है, द केयरिंग क्राइटेरिया सी इज परज्यूम टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्ब बिहेवियर क्राइटेरिया ए, यानी कि क्राइटेरिया सी में जो हमने रिस्पॉन्सेज देखे हैं वो क्राइटेरिया ए में ये दोनों रिस्पॉन्सेज होने चाहिए। द क्राइटेरिया आर नॉट मेट फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब समटाइम्स हमारे पास ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो इरेक्टेबिलिटी शो करते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं अपने जो केयर गिवर हैं उनके साथ अटैचमेंट शो करने में, लेकिन ये क्राइटेरिया उसके साथ मीट नहीं करना चाहिए। द डिस्टर्बेंस इज एविडेंट बिफोर एज 5 ईयर, यानी कि इसकी जो एज लिमिट है वो 5 साल से पहले होनी चाहिए। क्राइटेरिया जी ये बताता है कि हमारे पास एटलीस्ट 9 मंथ, यानी कि 9 मंथ के बाद हमने डायग्नोज करना है। 9 मंथ से पहले वाले अगर ये कंडीशन फेस की जा रही है तो उसको हमने कंसीडर नहीं करना। फ्रॉम 9 मंथ से 5 ईयर के बीच में ये डिसऑर्डर प्रिवेल करता है। स्पेसिफाइज क्या है, परसिस्टेंट डिसऑर्डर हैज़ बीन प्रेजेंट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, यानी कि ये डिसऑर्डर जो है ये 12 महीने से ज़्यादा प्रिवेल करना चाहिए, इसके जो सिम्टम्स हैं वो शो हो रहे हों कंटिन्यूसली 12 महीने। करंट सिवियरिटी के साथ हम जब स्पेसिफाई तब करते हैं जब बच्चा अगर उसके जो सिम्टम्स है उसमें एक तो वो सारे सिम्टम्स पाए जा रहे हो, दूसरा उसकी जो हमारे पास लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, यानी कि अगर बच्चा इरेक्टेबिलिटी शो कर रहा है या साइडनेस शो कर रहा है तो बहुत हाई लेवल की शो कर रहा है, तब हमारे पास हम इसको स्पेसिफाई करते हैं आर विथ करंट सिवियरिटी। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। जैसे कि हमने ऑटिज़म में देखा कि ऑटिज़म में समटाइम बच्चे जो हैं वो इमोशनल अटैचमेंट शो नहीं कर रहे होते, तो वो उनकी ऑटिस्टिक कंडीशन की वजह से होते हैं। जबकि हमारे पास आरएडी में क्या होता है कि बच्चा जो है किसी निगलेक्ट या अब्यूज़ की वजह से अटैचमेंट शो नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो जिन बच्चे जो कि इंटेलेक्चुअली इतने डेवलप नहीं हुए हुए होते, उन बच्चों में भी इशू होता है कि वो अटैचमेंट शो करना उनको पता नहीं चल रहा होता है कि उन्होंने किसके साथ जो है वो अटैचमेंट शो करनी है, किसके साथ नहीं करनी, तो समटाइम्स वहाँ पर भी होता है, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं होता कि सिवियर निगलेक्ट की वजह से किया जा रहा है। इसी तरह डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, वो बच्चे जिनमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स ऑलरेडी प्रिवेल कर रहे होते हैं, इन्फेंसी में ही वो इतने स्ट्रेस को देख लेते हैं, उसकी वजह से हमारे पास इरेक्टेबिलिटी भी होती है, इमोशनल विड्रॉल भी होता है कि बच्चे के जो इमोशंस हैं वो स्टेबल नहीं होते। लेकिन रिएक्टिव अटैचमेंट में क्या होता है कि हमारे पास मूड डिस्टर्बेंसेस होते हैं, डिप्रेस वो अंदर होता है, क्यों निगलेक्ट की वजह से होता है। अगेन पीटीएसडी में क्या होता है कि हमारे पास एक बाकायदा तौर पे कोई ऐसा ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया होता है बच्चे ने जिसकी वजह से वो पेरेंट्स से अटैचमेंट शो नहीं कर रहा था, लेकिन आरएडी में किसी भी किस्म का उसने ट्रॉमा नहीं एक्सपीरियंस किया, उसने निगलेक्ट देखा है कि पेरेंट्स जो है मुझे अवॉइड कर रहे, पेरेंट्स जो है वो मुझे प्रॉपर केयर और नरिशमेंट मुझे उनसे नहीं मिल रही, उसी वजह से उसे ये रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑपोजिशनल डिसऑर्डर शो करते नॉर्मली होते, तो समटाइम्स हमारे पास इसकी वजह से बच्चे अटैचमेंट शो नहीं करते, उन्हें लगता है कि हमें अटैचमेंट शो ही करनी चाहिए, और वो इसमें क्या होता है कि इस डिसऑर्डर में समटाइम्स अटैचमेंट शो कर भी रहे होते हैं, लेकिन रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर में क्या है कि बच्चे ने कंसिस्टेंटली जो है वो अटैचमेंट शो नहीं कर रहा, और वो अपने पेरेंट्स या केयर गिवर के साथ बहुत ही स्ट्रेंजर के तौर पे रह रहा है, और उन्हें उसे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरा जो है किसी भी किस्म की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म की हैप्पीनेस या खुशी उसे नहीं मिल रही होती और ना ही वो शो कर रहा होता है। तो ये था हमारे पास रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। के बाद डिसऑर्डर। अब इस डिसऑर्डर में क्या है
ये भी उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे जो है वो ओवरली फेमिलियर हो जाते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ। और जैसे हमने दूसरी टाइप पढ़ी थी ना, आरएडी की, तो ये वो आरएडी की टाइप है कि जिसमें बच्चे क्या करते हैं कि स्ट्रेंजर्स के साथ या उन लोगों के इनका इनका बच्चों का कोई फैमिली नहीं होती या फैमिली अटैचमेंट नहीं होती, बच्चे क्या करते हैं कि उनके साथ अटैच होना शुरू कर देते हैं और उनके साथ बिल्कुल बगैर किसी हिचकिचाहट के उनके साथ फिजिकली वर्बली अटैचमेंट शो करते हैं। अब रीज़न जो है हमारे पास समटाइम आता है आप नरिशमेंट क्योंकि पेरेंट्स की केयर गिवर की तरफ से नहीं मिल रही, क्या करते हैं स्टेज की जाना शुरू कर देते हैं, वहाँ से अटैचमेंट लेना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रही है वहीं पे पली बड़ी है displayed inappropriate behavior such as approaching and talking to stranger she had judgment। अगर वो क्या करती है कि किसी भी से भी जाकर मिलती है तो उनके साथ वो बातें करना शुरू कर देती है और उनके साथ ऐसे बातें करती है जैसे वो उन्हें जानती है और उनके साथ इंगेज, हालांकि वो पहली दफ़ा मिली होती है लेकिन उनमें इंगेज होना शुरू कर देती है। हिस्ट्री क्या है जब हम देखते हैं तो उसको चाइल्डहुड निगलेक्ट है, लैक ऑफ स्टेबल केयर गिवर रिलेशनशिप, यानी कि जब उसे केयर दी जा रही होती है तो वो प्रॉपर नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, उसकी वजह से बच्चा जो है लोगों की तरफ या स्ट्रेंजर्स की तरफ जो है वो केयर और नरिशमेंट शो करना शुरू कर देता है। अनलाइक रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, हमारे पास इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि सोशल इंगेजमेंट रादर अच्छा रिएक्टिव अटैचमेंट में क्या था कि समटाइम्स मोस्टली क्या होता है कि बच्चे सोशल विड्रॉल हो जाता है, लेकिन इस डिसऑर्डर में क्या है कि उनकी सोशल इंगेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो किसी भी स्ट्रेंजर के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको वो नहीं जानते वो इंगेज होना शुरू कर देते हैं और वो उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं और ऐसे उनके साथ मिलते जुलते हैं जैसे वो उनकी कोई फैमिली पार्ट है। ओवर स्ट्रेंजर्स वायलेटिंग सोशल बाउंड्रीज, यानी कि एक सोशल बाउंड्री जो होती है, जैसे हमने देखना है कि किसी वो इंसान जो कि हमारे घर का नहीं है और एक बाउंड्री होती है ना, एक होती है कि इंसान से मिलता है वो उसका देते मस्ट हैव चली जाती है लेकिन एटलीस्ट वो बच्चा 9 मंथ का होना चाहिए। नो रिटाइसेंस, यानी भी किसी भी किस्म की हमारे पास उस बच्चे में हिचकिचाहट नहीं है, उसको जब वो स्ट्रेंजर के साथ मिल रहा है, जब बात कर रहा है, जब फिजिकली वर्बली उनके साथ अटैचमेंट शो कर रहा है तो उसे किसी भी किस्म की हिचकिचाहट नहीं हो रही। एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं कि को-ऑकर विद डेवलपमेंटल डिलेज, अब इन बच्चों में समटाइम्स क्या होता है डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, मॉल न्यूट्रिशन भी हो जाती है, मे प्रेजेंट विद नो करंट साइन ऑफ निगलेक्ट। समटाइम्स क्या होता वो चाइल्डहुड में लेकिन फिर भी ये डेवलप कर ले कंडीशन को और कैन बी सीन इन चिल्ड्रन विद डिस्टर्ब टू अटैचमेंट, वो जिनको उनसे फिर बड़ी इन वो भी क्या करते हैं कि समटाइम्स हमारे इंगेज होना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे होते जैसे वो उनकी फैमिली का पार्ट। आई थिंक मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है। एक्सक्यूज मी मैम, जी एंड होने वाली है, आप नेक्स्ट पे कंटिन्यू कर लीजिए। चलें ठीक है, हम इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग में हम दोबारा से शुरू करते हैं। जब वो अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल निगलेक्ट और रेप्रीवेशन, यानी कि बच्चा जो है जब पेरेंट्स का अटैच होने की बात कोशिश करता है या उनसे बात करने की कोशिश करता है तो उसे अवॉइड जाता है, उसकी बात जा रही ये कंडीशन चेंजेस ऑफ प्राइमरी केयर,
यानी कि जब बच्चों को जो है बार बार केयर गिवर उनके चेंज किए जा रहे हैं, कभी पेरेंट्स पाल रहे हैं उस बच्चे को, कभी जो है उसके नाना दादी नानी पाल रहे हैं, कभी दादा दादी पाल रहे हैं, कभी किसी और रिश्तेदार को दे दिया गया है, उसकी वजह से भी ये कंडीशन होती है। थर्ड क्या है, रेयरिंग अनयूजुअल सेटिंग दैट सेverely limit opportunities, यानी कि किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में, किसी ऐसी जगह पे, जैसे किसी ऐसे डे केयर सेंटर, किसी ऐसे ऑर्फनेज में डाल दिया जाए जहाँ पर बच्चे को अटैचमेंट के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिले, लिमिटेड टाइम मिले। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा ऑर्फनेज है कि जहाँ पर 100-150 बच्चे हैं और केयर गिवर्स जो हैं वो 20 हैं या 30 हैं, तो हर बच्चे को प्रॉपर केयर जो है जितनी नॉर्मल बच्चे को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। क्राइटेरिया डी क्या है कि द केयर इन क्राइटेरिया सी इज presumed टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्ब बिहेवियर इन क्राइटेरिया ए, यानी कि क्राइटेरिया सी में जो हमने अभी उसका कॉजेज देखे हैं वो कहीं ना कहीं क्राइटेरिया ए का रिस्पॉन्सिबल हो, और क्राइटेरिया ए इस तरह से हो कि वो स्ट्रेंजर की तरफ इसलिए अप्रोच कर रहे हो क्योंकि सोशल निग्लेक्ट का उन्होंने सामना किया हो, या उन्हें अपनी केयर गिवर जो है उनके मल्टीपल केयर गिवर्स वो चेंज हुए हों, फिर उसके बाद या तो उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो अटैचमेंट के लिए। क्राइटेरिया ई क्या है कि हमारे पास चाइल्ड हैज डेवलपमेंटल एज ऑफ एटलीस्ट 9, यानी कि 9 मंथ से पहले ये डायग्नोज नहीं होता, 9 मंथ के बाद डायग्नोज होता है। समटाइम्स ये चाइल्डहुड में ही डायग्नोज हो जाता है और कुछ केसेस में एडोलेसेंस में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। स्पेसिफाइड पहले तो है परसिस्टेंट, यानी कि हमारे पास हम परसिस्टेंट स्पेसिफायर तब लगाएंगे जब ये जो डिसऑर्डर है मोर देन 12 मंथ्स हो, यानी कि 12 महीने मुसलसल बच्चे में जो है ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हों कि वो बार बार जो है डिफरेंट स्ट्रेंजर्स के साथ इन्वॉल्व हो रहा है और उनके साथ अटैच हो रहा है। करंट सेवेरिटी तब देखते हैं कि जब बच्चे के अंदर वो तमाम सिम्टम्स जो हैं जो कि इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं वो हाई लेवल के साथ हों, तब हम ये स्पेसिफायर लगाते हैं कि बच्चा जो है करंट सेवेरिटी के साथ आए। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारे साथ आता है ADHD के साथ, यानी कि ADHD में भी समटाइम्स बच्चे जो हैं वो दूसरे जो केयर गिवर्स होते हैं, केयर गिवर्स के अलावा जो दूसरे लोग होते हैं उनके साथ वो अटैच हो रहे होते हैं। समटाइम्स जैसे अगर कोई पर्सन है वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट है तो बच्चा उसके साथ अटैच होने की कोशिश करता है, लेकिन इनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर में क्या है कि बच्चे उस एक्टिविटी की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि उन्हें अपने चाइल्डहुड में निगलेक्ट का सामना करना पड़ता है, उसकी वजह से वो स्ट्रेंजर्स के साथ अटैच होना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ऑपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर हमारे पास आता है जिसमें बच्चे जो हैं वो बड़े ही नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहे होते हैं और उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है सोशल निगलेक्ट देखते हैं हम, और हम देखते हैं किसी किस्म का चाइल्डहुड अब्यूज, उसकी वजह से बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेकेंड है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि इम्पल्सिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चे जो हैं वो स्ट्रेंजर के साथ बात करना शुरू कर देते हैं, और समटाइम उसमें फिर बाइपोलर में क्या होता है कि समटाइम ये कंडीशन होती है, समटाइम नहीं होती। लेकिन सोशल इनहिबिटेड एंगेजमेंट डिसऑर्डर में क्या है कि बच्चे कंटिन्यूसली इस बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं कि वो पेरेंट के साथ कोई भी अटैचमेंट शो नहीं कर रहे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेंजर के साथ बहुत अच्छी उनकी बातचीत है और वहाँ पर वो अपनी अटैचमेंट जो है वो शो कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास दूसरा डिसऑर्डर। अब हमारे पास आए थर्ड डिसऑर्डर स्पेक्ट्रम का, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर अच्छा ये वैसे बड़ा कॉमन डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है जिसमें पर्सन जो है उसको डिफिकल्टी हो रही होती है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्लेस में एडजस्ट करने में। जैसे कि नाम से एक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, उन्हें एडजस्ट करने में इश्यूज आ रहे हैं। क्यों इश्यूज आ रहे हैं उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। जो कैरेक्टराइज विद डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल बिहेवियर सिम्टम्स, यानी कि जब वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे किसी भी सिचुएशन में या किसी भी नई जगह में, तो उन्हें इमोशनल और बिहेवियर सिम्टम्स फेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस भी हो रहा है। और अकरिंग विद इन 3 मंथ्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि 3 महीने तक कम से कम जो है उन्हें ये सिम्टम्स जो है वो फेस कर रहे हैं। समटाइम हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को सिचुएशनल डिप्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि एक सर्टेन शॉर्ट टाइम के पीरियड के लिए जब पर्सन जो एडजस्ट नहीं कर पा रहा उसे डिप्रेशन होता है, उसे स्ट्रेस होता है, उसे इमोशनल और बिहेवियर तो कंडीशन जो है वो फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल एक 12 साल की बच्ची है और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी नए स्कूल में,
अब वो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से उसे एंजाइटी हो रही है, उसे सोशल इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, और वो उदास रहती है हर वक्त, स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पा रही। डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या है हमारे पास? इमोशनल और बिहेवियरल सेंटर इमर्जिंग रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइबल स्ट्रेसर। एक तो इमोशनल डिसरेगुलेशन आ जाती है, जब वो एडजस्ट नहीं कर पा रही या कर पा रहा, तो वो क्या करते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते और बहुत उदास होना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स शो करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये जो है प्लेस या ये जो है सिचुएशन वो इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। समटाइम सिंगल इवेंट भी होता है, समटाइम मल्टीपल स्ट्रेसेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। उन्हें एडजस्ट करना नहीं आ रहा होता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्लेस में। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें क्या होता है कि समटाइम्स किसी एक से, और समटाइम्स क्या होता है कि कंटिन्यूसली पेशेंट को जो है वो एडजस्टमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि अगर उसकी जॉब चेंज हो गई है, वहाँ उसको इशू आया, फिर उसका घर चेंज हुआ है, फिर वहाँ इशू आया, तो कंटिन्यूसली भी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। रेंज ऑफ अफेक्टिव ग्रुप, स्ट्रेस कैन अफेक्ट एन इंडिविजुअल को भी समटाइम्स क्या होता है कि एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि अगर कोई फैमिली है, वो कोई ऐसी कंडीशन फेस कर लेती है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो एडजस्ट नहीं कर रही, तो वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और हम देखते हैं कि लार्जर कम्युनिटीज पे जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं या कोई वॉर एंड टेरर की सिचुएशन है, उसमें उन्हें जो है माइग्रेट करना पड़ता है, तो उस टाइम भी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो सकता है किसी भी पर्सन को, किसी भी कम्युनिटी को और ग्रुप ऑफ पीपल को भी हो सकता है। प्रेवलेंस क्या है हमारे पास? 5 to 20% इंडिविजुअल इन आउट पेशेंट मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट इन द यूएसए, यानी कि यूएसए की हमारे पास ये DSM-5 के अकॉर्डिंग सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने बताया है कि यूएसए में जो है 5 to 20% जो है वो इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हाई प्रेवलेंस है वुमेन में, पर्टिकुलरली इन डेनमार्क की कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से वहाँ पर रेट ज़्यादा है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का, वहाँ एडजस्ट करने में लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। प्रेवलेंस अगर हम मेन वुमेन की देखें तो वुमेन में ज़्यादा है कि वुमेन में ज़्यादा उनको इशू होते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी नई जगह में एडजस्ट करना। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हैज ऑफन द मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस अप टू 50% इन हॉस्पिटल साइकेट्रिक कंसल्टेशन सेटिंग इन द 1990s। अच्छा, एक स्टडी के मुताबिक यही जो 1990s में की गई कि हमारे पास 50% से ज़्यादा कॉमन डायग्नोसिस उन लोगों में मिलते हैं जो ऑलरेडी साइकेट्रिक कंसल्टेशन में होते हैं। और ये इसका जो डाटा लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और यूएस का लिया गया। डेवलपमेंट एंड कोर्स ऑफ ऑनसेट, सिम्टम्स बिगिन विद 3 months ऑफ द स्ट्रेसर, यानी कि एटलीस्ट 3 महीने जो है हमारे पास वो स्ट्रेस को फेस कर रहे हों। यूजुअली इमीडिएट इफ द स्ट्रेसर इज एक्यूट। समटाइम्स क्या होता है कि अगर अचानक से कोई काम भी हो जाए, यानी कि एकदम से किसी की जॉब छुट्टी है या एकदम से किसी को इमरजेंसी में घर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, घर शिफ्ट करना पड़े, तो तब भी ये हमारे पास स्ट्रेसर्स आना शुरू हो जाते हैं और एडजस्टमेंट इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन क्या है? ब्रीफ द स्ट्रेसर इज एक्यूट फॉर फ्यू मंथ्स, यानी कि अगर तो स्ट्रेसर एक्यूट है, अगर मैनेजेबल है, तब क्या होता है कि कुछ महीनों के लिए होता है। लेकिन अगर हमारे पास परसिस्टेंट स्ट्रेसर है, यानी कि एक आ रहा है उसके बाद दूसरा भी स्ट्रेसर है, एक जगह में भी उन्हें एडजस्टमेंट का इशू आ रहा है, दूसरी में भी, तीसरी में, तब क्या होता है कि ये हमारे पास बियॉन्ड 6 months भी चले जाते हैं और ये कंडीशन सीवियर भी हो जाती है। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में क्या है कि हमारे पास इंडिविजुअल फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड आर एट हायर रिस्क एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस। वो लोग जिनके बैकग्राउंड जो है वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, जिनमें ऑलरेडी जो है वो उन्हें कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से है, तो उसे बार बार जॉब जो है लॉस का सामना करना पड़ता है, उसे नौकरी नहीं मिल रही, या उन्हें बार बार घर चेंज करना। वो लोग जो कि किराए के घरों में रहते हैं उन्हें बार बार घर चेंज करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में भी हाई रिस्क है कि जब इस तरीके के हमारे पास वो रोज ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर प्रिवेल करना शुरू हो जाते हैं।
Culture differences affect how stress and responses are perceived. In some culture, distressing reactions may not considered moral adult. समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कल्चर्स में ये चीज़ कंसीडर ही नहीं की जाती कि अगर कोई पर्सन जो है उसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर ये चीज़ कंसीडर ही नहीं करते कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है। वो इसको फील करते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन है, अगर कोई पर्सन जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ कल्चर ऐसे होते हैं कि अगर पर्सन जो है वो थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता तो वहाँ पर इस चीज़ होता है कि कहीं ना कहीं बंदे में जो है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो प्रिवेल नहीं कर रहा। Suicide risk. Adjustment disorder associated with increased risk of suicide risk, especially in migrant populations. For example, Turkish migrants in Western Europe. अब क्या होता है कि समटाइम्स सुसाइड का रिस्क भी होता है। वो लोग जो कि माइग्रेट करते हैं, अपनी जगहों को छोड़ देते हैं, जैसे अगर किसी जगह पे जंग हुई है, किसी जगह पे वॉर एंड टेरर की सिचुएशन थी, अब उन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया। अब उन्हें एडजस्टमेंट इश्यूज आ रहे हैं, अगर किसी ने अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है और उसने अपनी तो उस में इतने इश्यूज आ रहे हैं कि वो सुसाइडल थॉट्स डेवलप कर लेगा, सुसाइड के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस है हमारे इंक्रीज्ड वर्क, यानी वो लोग वहाँ कहीं ना कहीं इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाती है, वहाँ उन्हें डिस्टर्बेंस हो जाती है। अगर उनको एक जगह में एडजस्टमेंट का इशू हो रहा है तो दूसरी जगह में भी उन्हें ये सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि हमारे पास एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में वर्सन द कोर्स ऑफ अनदर मेडिकल कंडीशन लीडिंग टू डिक्रीज कंप्लायंस और लॉन्गर हॉस्पिटल स्टेज। यानी कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है कि लोग बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, उसकी वजह से उनकी जो फिजिकल ज़्यादा खराब हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ जाता है। इतनी खराब हो जाती है उनकी कंडीशन, और वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि अगर जॉब चली गई है और मैंने नई जगह जाना है तो मैं किस तरीके से जाऊँगा और किस तरीके से स्टार्ट करूँगा। लोगों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो फिर ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो है वो डेवलप कर लेते हैं। अब कमोर्बिडिटी क्या है कि वो लोग जो कि हिस्ट्री और मेंटल डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, जैसे कि ओसीडी है या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो उनको भी समटाइम एडजस्टमेंट के इश्यूज होते हैं। इसी तरह मेडिकल कंडीशंस अगर कोई है उसकी वजह से भी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है जो कि ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार है और उसकी जॉब चली गई। अब क्या है कि इसी तरीके से एक इंडिविजुअल है जो कि नॉर्मल कंडीशन में उसकी जॉब चली गई, तो उसको दूसरी जॉब स्टार्ट करने में इतना एडजस्टमेंट इशू नहीं होगा उसके मुकाबले में जिसको ऑलरेडी डिप्रेशन है, वो पहले से ही बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन को फेस, तो एकदम से उसे उसकी जॉब से तब वो करेगा, उसे एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे और वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को डेवलप भी कर लेगा। एटियोलॉजी हमारे पास समटाइम बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं कि फैमिली हिस्ट्री इस तरीके से होती है कि ऑलरेडी फैमिली में लोगों में इतनी नहीं होती कि वो कहीं भी जाकर या एकदम से कोई भी अगर सिचुएशन आ जाए, कोई प्लेस चेंज करनी पड़े तो वो एडजस्ट कर लें। तो फिर क्या होता है कि जो चिल्ड्रन है उनमें भी यही चीज़ आ जाती है, उन्हें भी एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? पुअर कॉपिंग स्ट्रेटजीज एंड ग्रो रेजिलियंस। अब इसमें क्या है कि हमारे पास उनकी जो कॉपिंग स्ट्रेटजीज हैं कि जैसे एक नॉर्मल पर्सन जो है किसी नई जगह में जाता है तो उसने किस तरीके से वहाँ पर अपने आप को फिट इन करना है, किस तरीके से उसने चीज़ें जो है वो दोबारा से शुरू करनी है, वो उनकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होती, इसी वजह से वो ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं। इसी तरह एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि किसी जैसे अगर कोई ट्रॉमा है या मेजर लाइफ चेंजेस, फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है और उसकी फिर दोबारा शादी होती है तो उसमें भी समटाइम एडजस्टमेंट इश्यूज आ जाते हैं। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, वो लोग जिनकी सोशल सपोर्ट कम होते हैं, सोशल इंटरेक्शन कम होता है, वो लोग भी इसमें ज़्यादा होता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, अगर तो ऑलरेडी उनके इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसकी वजह से भी उनको एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। वो लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, नई जगह पे जाते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी किस तरीके से हमें लोगों से इंटरेक्ट करना है, किस तरीके से लोगों के साथ जो है वो डील करना है, वो मैनेज करना है और अपने आप किस तरीके से यहाँ पर प्लेस करना है। उसकी वजह से क्या होता है, एडजस्टमेंट इश्यूज शुरू हो जाते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल बिहेवियर सिम्टम्स इन रिस्पॉन्स टू अनडिफाइनेबल स्ट्रेसेस अकरिंग विद इन 3 months of onset of stress।
यानी कि 3 महीने के अंदर जो है वो स्ट्रेसेस मौजूद होने चाहिए जिसमें वो जो है एडजस्ट नहीं कर पाते। These symptoms or behaviors are clinically significant by one of the following: mass distress that is out of proportion to severity or intensity of the stress। यानी कि इतना स्ट्रेस उन्हें फेस करना पड़े उस कंडीशन में जहां वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जो कि नॉर्मल स्ट्रेस से ज्यादा हो। सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट, इस एडजस्टमेंट की वजह से उनकी लाइफ में सोशल, ऑक्यूपेशनल, उनकी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पेयरमेंट आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, और उनकी लाइफ के जो ये वाले सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ है उसमें वो परेशानी महसूस कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस आ रही है। The stress related disturbance does not meet the criteria for any other mental disorder। किसी और mental disorder की वजह से ये स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेस में सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट ना होने की वजह से होना चाहिए। The symptoms do not represent normal bereavement and are not better explained by prolonged grief disorder। अब क्या होता है कि समटाइम जब बच्चे या इंडिविजुअल जो है वो किसी लव फ्रेंड की डेथ हो गई है या किसी की डाइवोर्स हो गई, तो एक टाइम, नॉर्मल टाइम होता है ना शॉक का, या नॉर्मल टाइम उसके अंदर लोग जो है वो अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं, उसके बाद लोग एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है वो का टाइम ज्यादा हो जाता है, यानी कि जब एडजस्ट नहीं कर पा रहे वो, तो वो नॉर्मल ग्रीवमेंट का टाइम, जो नॉर्मल ग्रीफ का टाइम है, उससे एक्सीड करके इनके सिम्टम्स जो है वो हमें नजर आ रहे हो। क्राइटेरिया ई है, once the stressor of its consequences have terminated, the symptom do not persist for more than an additional 6 months। अच्छा, हमारे पास स्ट्रेसर जो है वो खत्म हो गए हैं, तो सिम्टम्स जो है वो मोर देन 6 मंथ नहीं आने चाहिए, मोर देन एडिशनल, यानी कि एक बार हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस खत्म हो गए, तो इसके बाद दोबारा से 6 महीने बाद वो हमारे पास कंडीशन जो है वो दोबारा आएगी। हमारे पास रह गया, मीटिंग यहाँ पर एंड होने वाली, लेस देन 1 मिनट रह गया, तो हम क्या करते हैं कि एक और मीटिंग अरेंज करते हैं, उसमें फिर हम ये कवर कर लेंगे, ठीक है? मैं न्यू लिंक शेयर करता हूँ, आप वो ज्वाइन कर लें, फिर हम एंडिंग उसमें कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इम्पेयर्ड अटैचमेंट प्रोसेसेस। यानी कि अगर जो है बच्चे की अर्ली केयर गिविंग फेलियर्स, यानी कि अगेन जो है वो केयर गिव नहीं, उसे बच्चे को केयर और नरिशमेंट जो है वो सही तरीके
अभी मेरी क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। आई होप मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। और कोई भी बता दें। जी जी मैम, क्लियर है। हम थे और इन्वायरमेंट फैक्टर्स में सबसे पहले तो निग्लेक्ट था। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल केयर है, यानी कि अगर तो बच्चा है उसको वो ऑर्फनेज में रहता है या उसको ऑर्फनेज शिफ्ट कर दिया गया है, या समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे जो हैं उन्हें बहुत ज्यादा डे केयर सेंटर्स में रखा गया होता है। तो आप वो पेरेंट्स के साथ कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं लेकिन डे केयर सेंटर्स में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उन्हें एक जो वहां पर केयर गिवर्स हैं उनकी तरफ से इतनी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अब ना वो अपने डे केयर सेंटर वाले केयर गिवर्स की तरफ अटैचमेंट शो करते हैं, ना पेरेंट्स की तरफ अटैचमेंट शो करते हैं। वो अटैचमेंट शो करते हैं किसी भी स्ट्रेंजर की तरफ या किसी ऐसे पर्सन की तरफ जिसको वो जानते नहीं है। वो उनसे ओवरली फेमिलियर हो जाते हैं और उनमें या तो वर्बली फिजिकली हर तरीके से वो उनके साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। क्राइटेरिया देखते हैं। क्राइटेरिया ए हमारे पास अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन विच चाइल्ड एक्टिवली अप्रोचेस, यानी कि वो क्या करता है कि खुद वो बच्चा अप्रोच करता है, वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है स्ट्रेंजर्स के साथ। उसके अलावा क्या है, exactly, यानी कि दो कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। एक यूज और एब्सेंस हमारे पास में हिचकिचाहट नहीं चाहिए जिसके साथ बात करता है या के साथ अटैचमेंट जो है वो अटैचमेंट है कि वो अब अपने पेरेंट्स के साथ नॉन शो कर रहे हो। सेकंड फेमिलियर फिजिकल, यानी कि सिर्फ वो उनके साथ अटैच हो रहे हैं, जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे होते अटैच। तो वो क्या कर, तो अब है हमारे पास प्रेवलेंट। नॉर्मली परसेंट प्रेवलेंस है, रेयर बट अप टू 2% प्रेवलेंस लो यू कम्युनिटीज, यानी कि वो कम्युनिटीज जहाँ पर लो इनकम रेट है वहाँ पर 2% प्रेवलेंस है इस डिसऑर्डर की। सिम्टम मैनिफेस्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर थ्रू एडोलिसेंस, यानी कि बच्चा जो है 2 साल से लेकर एडोलिसेंस में वहाँ पर सिम्टम्स सिम्टम्स चेंज भी हो जाते हैं। तो प्रेवलेंस वहाँ पर डिपेंड करती है कि उसके मुताबिक बच्चा चाइल्डहुड में प्रेवलेंस चेंज होती है, और जब एडोलिसेंस में ये कंडीशन अगर फेस करनी पड़े तो उसकी प्रेवलेंस चेंज हो जाती है। मे शो वर्बल फिजिकल ओवर फेमिलियरिटी इन यंगर चिल्ड्रन एंड सुपरफिशियल पेयर रिलेशन इन एडोलेसेंस। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे जो है वो सुपरफिशियल पेयर रिलेशन बना लेते हैं, यानी कि वो कोई एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होते, क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स के साथ अटैच होना शुरू कर देते हैं और उनके साथ वर्बल और फिजिकल अटैचमेंट शो कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो सोच रहे होते हैं, वो ऐसी रिलेशनशिप्स बना लेते हैं कि हम जो है वो स्ट्रेंजर के साथ बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत अटैच हैं। लेकिन असल में नहीं होता, ये सुपरफिशियल पेयर रिलेशनशिप्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कोमोर्बिडिटी। सबसे पहले तो कॉग्निटिव डिलेस हैं, कि वो बच्चे जिन्हें प्रॉपर केयर और नरिशमेंट नहीं मिल रही है अपने पेरेंट्स और केयर गिवर्स की तरफ से, वो उनके साथ अटैचमेंट शो करने के बजाय स्ट्रेंजर के साथ अटैचमेंट शो कर रहे हैं। तो इसमें कॉग्निटिव डिलेस भी आ सकते हैं, समटाइम लैंग्वेज डिलेस भी आ सकते हैं। उसके बाद रिपीटेटिव बिहेवियर सच एज रॉकिंग और हैंड फ्लैपिंग। अच्छा, ये कंडीशन जो है ये ऑटिस्टिक चाइल्ड में भी देखी गई है कि वो हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और इस तरीके के बिहेवियर्स कर रहे होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में भी होते हैं। तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास वो स्ट्रेंजर के साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्ट्रेंजर में कंफर्ट फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो स्ट्रेंजर के साथ रहेंगे तो वो ज़्यादा सेफ रहेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो बच्चे होते हैं वो अपने केयर गिवर के बजाय क्या करते हैं कि जब वो नए लोगों से मिलते हैं उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा सेफ कंडीशन है। इसी तरह हमारे पास एडीएचडी के बच्चे जो हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो बहुत जल्दी उनकी इंटरेस्ट जो है वो किसी भी एक्टिविटी से ख़त्म हो जाता है। तो जब वो किसी नए इंसान से मिलते हैं, किसी नए इंसान से बात करते हैं, तो वहाँ पर अटैचमेंट शो करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं जैसे एग्रेशन है, उसकी वजह से भी साथ साथ ये कंडीशन जो है प्रिवेल कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क फैक्टर प्रोग्नोसिस।
क्या फैक्टर्स हैं हमारे पास? एक तो सीरियस सोशल निग्लेक्ट, यानी कि चाइल्डहुड में ही बच्चे को अगर सोशल निग्लेक्ट का सामना करना पड़े और सिवियर सोशल निग्लेक्ट का सामना करना पड़े, तब ये कंडीशन प्रिवेल करती है। उसके अलावा डिस्टर्बेड प्लेसमेंट, यानी कि बार बार जो है बच्चे की केयर गिविंग एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रही है, प्रॉपर केयर नहीं मिल रही, उसे नरिशमेंट नहीं मिल रही। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा भला है और वहाँ पर बड़ा हुआ है, जैसे कि ऑर्फन एज है या किसी और इंस्टीट्यूशन में, तो उसकी वजह से उसे केयर सही तरीके से मिल रही, तो ये कंडीशन होती है। को अकर भी न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज से मोस्ट केसेस में नहीं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो बच्चे जिनमें एडीएचडी की कंडीशन होती है वो इस सिम्टम्स को भी जो है वो मीट करना शुरू कर देते हैं। तो उनमें क्या होता है कि दोनों डिसऑर्डर्स एट अ टाइम हमारे पास डायग्नोस हो जाते हैं। परसिस्टेंट साइन में रिमेन। सर, आपके कुछ इशू आ रहा है, वो रिकनेक्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इस दौरान किसी का कोई सवाल है पहले दो डिसऑर्डर से रिलेटेड, तो आप वो पूछ सकते हैं। चलें, ठीक है, अब हम आ जाते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ। सबसे पहले तो स्ट्रेस है या ट्रॉमा, यानी भी किसी भी किस्म का बच्चे ने निगलेक्ट एक्सपीरियंस किया है, कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस, कोई चाइल्डहुड अब्यूज, या उसने लैक ऑफ। अच्छा, हम पढ़े थे क्राइटेरिया ई, वंस द स्ट्रेसर और इस कॉन्सिक्वेंसेस हैव टर्मिनेटेड, यानी कि एक बार जो है स्ट्रेसर खत्म हो गया है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो है उसकी क्योंकि जॉब चेंज हो गई थी, उसकी वजह से उसे स्ट्रेसर आया। अब 6 महीने के अंदर अंदर कहीं उसे जॉब मिल गई है और वो उसका स्ट्रेसर खत्म हो गया। अब वो एक कंडीशन खत्म हो गई है, दोबारा से सिम्टम द सिम्टम डू नॉट परसिस्ट फॉर मोर देन एन एडिशनल 6 मंथ, यानी कि अब जो है उसका कोई और स्ट्रेसर होगा जो वो आएगा। ये नहीं है कि वही जॉब का स्ट्रेसर दोबारा से, क्योंकि उसे जॉब मिल गई है ना, तो वही वो स्ट्रेसर वहीं पर खत्म हो गया, वो एडजस्टमेंट इशू वहीं पर खत्म हो गया। फिर दोबारा से हमने देखना है कि दोबारा वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की तरफ वो के सिम्टम्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। दोबारा जब वो आते हैं, तो उसके एडजस्टमेंट ना करने के, एडजस्ट ना होने के कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्योंकि जॉब तो उसे मिल गई है, अब दोबारा क्या चीज आ रही है, वो फिर दोबारा से हम उसे डायग्नोस करेंगे। स्पेसिफायर्स हम देखते हैं कि सबसे पहले तो डिप्रेस मूड, अगर तो डिप्रेशन भी है साथ साथ, लो मूड है, टीयरफुलनेस, यानी कि बार बार जो है वो इंसान रो रहा है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस आर प्रीडोमिनेट, यानी कि जब वो परेशानी का शिकार है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी है उसके साथ, तब हम स्पेसिफायर ऐड करेंगे विद डिप्रेस। इसी तरह अगर उसमें एडजस्टमेंट के साथ नर्वसनेस है और वो बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत एक्सेसिव उसके थॉट्स हैं, सेपरेशन एंजाइटी भी उसमें डोमिनेंट है, तो हम स्पेसिफायर लगाएंगे विद एंजाइटी। इसी तरह विद मिक्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन, अगर दोनों कंडीशन ये सिम्टम्स हम देख रहे हैं, लो भी है उसके साथ नर्वसनेस भी है, तो हम स्पेसिफायर लगाएंगे विद मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन मूड। डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट, समटाइम क्या होता है कि डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट की वजह से भी हो रहा होता है, तो हम ये स्पेसिफायर ऐड कर देते हैं। फिर डिस्टर्बेंस, अगर इमोशंस में किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस है, कि इमोशन जो है वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे या उसमें अनस्टेबिलिटी है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं विद मिक्स्ड डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशन एंड कंडक्ट। इसी तरह अगर कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर पा रही कि इनमें से कौन सी कंडीशन है या इसके अलावा कोई और कंडीशन है, तो हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद अनस्पेसिफाइड जो है स्पेसिफाइड लगा देते हैं। इसी तरह दो कंडीशन स्पेसिफायर्स में अगेन आती है कि या तो एक्यूट होगा या परसिस्टेंट होगा। द स्पेसिफायर कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट परसिस्टेंस ऑफ सिम्टम्स फॉर लेस देन 6 मंथ, अगर तो 6 मंथ से कम सिम्टम्स देखे गए हैं और कंडीशन देख सिम्टम्स जो है वो 6 महीने से कम अरसे में, यानी 2 महीने या 3 महीने सिम्टम्स चले, तो एक्यूट का स्पेसिफायर हम ऐड करेंगे।
इसी तरीके से अगर सिम्टम जो है वो 6 महीने से ज्यादा दिखेगी है, तो फिर हम यहाँ पर स्पेसिफायर ऐड करेंगे परसिस्टेंट का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सबसे पहले तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वो लोग जो कि स्ट्रेसफुल कंडीशन या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं और एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है उनमें, उसकी वजह से भी समटाइम एडजस्ट करने में इश्यू आ रहा। लेकिन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में हमारे पास क्या है कि एक प्रॉपर कॉज है, डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेस है, यानी कि वो एडजस्टमेंट का जो स्ट्रेसर है उससे डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, उन्हें उस एडजस्टमेंट इश्यू की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। अगेन पीटी में क्या होता है कि कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पर हमारे पास कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि एडजस्ट करने में ही उन्हें इश्यू आ रहा है, तब हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर समटाइम्स क्या होता है कि लोगों को, अच्छा एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होता है, 3 दिन से या 1 महीने का टाइम पीरियड होता है, उसमें कोई ऐसा स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से समटाइम्स लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते और इतने परेशान होते। लेकिन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में कोई ना कोई कॉज होना चाहिए, यदि किसी की जॉब छूट गई है या किसी ने कहीं पर नया स्कूल ज्वाइन किया है या घर जो है वो चेंज किया है, तो ये कंडीशन, ये स्पेसिफिक स्ट्रेसर जो कि एडजस्टमेंट से रिलेट कर रहा हो, होना जरूरी है। ब्रीफमेंट, ग्रीफ पीरियड में या सोग में समटाइम्स क्या होते हैं, किसी लव वन की डेथ हो गई है, उसमें भी लोगों को एडजस्ट करने में इश्यू होता है। तो ये ब्रीफमेंट के टाइम पीरियड क्या होता है कि हमारे पास हफ्ते होते हैं, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, जो सोग का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद अगर ये सिम्टम्स फेस किए जा रहे हैं तो वो फिर एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में कंसीडर होगा। इसी तरह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में समटाइम एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं। कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स ऐसी होती है जिसमें लोगों को एडजस्ट करने में इश्यू आता है। लेकिन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में हमारे पास स्पेसिफिक स्ट्रेसर होता है, कोई चेंज होती है जिसकी वजह से एडजस्टमेंट करने में उन्हें इश्यू आ रहे हो। नेगेटिव स्ट्रेस रिएक्शन, नॉर्मली जो है स्ट्रेस रिएक्शंस में भी जब कोई पर्सन स्ट्रेस को फेस करता है तो उससे फंक्शनिंग इतनी खराब होती है कि वो कहीं कर रहा होता है, घर में इतने एडजस्टमेंट के इश्यूज हो रहे होते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में हमारे पास स्पेसिफिक कॉज होता है जिसकी वजह से स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कहीं पर एडजस्ट नहीं कर रहा होता है। इसी तरह साइकोलॉजिकल फैक्टर या किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से हमारे पास ये एडजस्टमेंट नहीं होती। एडजस्टमेंट का जो कॉज होता है वो कोई स्पेसिफिक होता है, उसकी वजह से यहाँ पर एडजस्टमेंट इश्यूज आ रहे होते हैं और लोग जो है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर डायग्नोस कर लेते हैं। तो ये आज हमारा लेक्चर था जिसमें आज हमने 3 डिसऑर्डर्स जो हैं वो कवर किए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे।